तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखो, ये मैप है, मैप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है यहाँ पे देखो, ये जो है 1 2 3 क्या कह रहा है, 3 नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप डार्विन दिखोगे। क्या भाई यहाँ पे ये आप डार्विन दिखोगे। दूसरे यहाँ पे क्या है, पर्थ है। क्या भाई यहाँ पे पर्थ। दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 11th के जो इतिहास के पेपर है, तो मेरे भाई आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर वाले हैं, वो सारे आपको मैच कर जाएगा और हुबहू क्वेश्चंस आपके पेपर में मैच करेंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, एट द एंड देख लेना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इवन मैप भी क्लियर हो जाएगा कि आपके कैसे मैप आने वाले। इसके बाद मैप की वीडियोस आएगी, वो भी कर लेना, पूरे आपके 80 में से 80 हो जाएंगे। बस सिद्दत से क्वेश्चन समझना और इसके आंसर राइटिंग करना। तो मेरे भाई अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 12 में भी गेम बनाना है अपन को। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये चीजें मैं आपको जो है, जो भी मार्किंग स्कीम है, जो मार्किंग स्कीम कह सकते हो या ब्लू प्रिंट कह सकते हो, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये बताने की कोई जरूरत है नहीं कि भाई कौन से सेक्शन कितने कितने नंबर का है और कहां से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यू आएंगे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरे भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो प्रीवियस में जो आप देख सकते हो कि पीवाईक्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस आए। आप जानते हैं क्लास 10 से 11th में आए हो तो 10th में जानते हो कि पीवाईक्यू कितना मैटर करता है। सेम उसी तरीके से आपको क्लास 11th में भी पीवाईक्यू मैटर करेगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो प्रीवियस बेसिस पे ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो पहले उसको देखो। उस बिहाफ पे मैंने आगे क्वेश्चंस रखे हैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से बन सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूर्ण जागरण काल में मानवतावाद एवं यथार्थ से क्या अभिप्राय है। तो आप ये देख रहे हो, ये जो है आपके यहाँ पे 3 नंबर में आपके पूर्ण जागरण से क्वेश्चन पूछा है। और सन यात सेन कौन थे मेरे भाई, ये अभी केवी का एग्जाम हुआ है आप 3-4 तारीख को। मेरे भाई ये सन यात सेन, गोल्ड रश, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर में शॉर्ट नोट तैयार करके जाओ, कुछ भी हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप करके जाओ। इनके सिद्धांत की विवेचना करना है और उससे चीन के गणतंत्र की स्थापना में योगदान किया, वो आपको बताना है। सन यात सेन का मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करना है, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फिर समझे भाई उसके बाद गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं इसको। तो अभी आपको समझ आ गया। यहां से आपको 3 क्वेश्चंस उठाने हैं। एक तो आपके पास सन यात सेन, अगर मैं बोलूं तो ये 100% ही मान के चलो। फिर आपको चंगेज खान की ये टॉपिक बोलूं तो ये भी मान के चलो आप 100% ही है। गोल्ड रश ये भी आपने पढ़ा होगा या आपने ट्यूशन में पढ़ा होगा, तो सर ने बताया होगा या मैम ने कि भाई ये 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, पेपर में आना ही आना है, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए। समझ आ गया। फिर उसी तरह से मेसोपोटामिया को विश्व का दिल क्यों कहा जाता है, सॉरी, एक ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस में आओगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना कैसे है मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा मेरे भाई। देखो मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ। तो मेरे भाई याद रखो, ये जो आपको 8 नंबर के जो क्वेश्चन लिखने हैं, सबसे पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चंस है उसमें डिमांड क्या है, कितने फ्रेजेस में क्वेश्चंस है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, पहले तो मेसोपोटामिया का अर्थ पूछ रहा है, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता पूछ रहा है, और उसमें एक आपको शहरीकरण को भी जोड़ना है और वहां पे दशाओं को भी जोड़ना है। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, आपको ऑन एन एवरेज वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको अपने हिसाब से उनको बंचेस बनाना है और 4 भागों में इसके आंसर्स लिखने हैं, उसी को 8 नंबर में। ठीक है, ऑफलाइन में तो मैंने बता ही रखा है, जो ऑफलाइन के बच्चे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। सेम उसी तरीके से लिखो। और मेरे भाई जो ऑनलाइन में पढ़ते हो, आप लोग को मैंने पहले बता दिया कि लिखने का तरीका आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आप उतना आसान नहीं होता है। सारा गेम आप नंबर उठा सकते हो सिर्फ लिखन के लिए, जो लिखन शैली होती है ना लिखने के ऊपर में, इस पॉइंट को आप याद रखो। फिर उसके बाद में आप आ जाओ मंदिर मेसोपोटामिया की एक देखो, ये वाला टॉपिक भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो। सभ्यता के अभियंग थे स्पष्ट करना है। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दास प्रथा। पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि ये इस बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए। आप जानते हो जापान जो है
भाई सबसे ज्यादा मैं बताऊं तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही सबसे आगे है, सबसे आगे। लेकिन अभी जापान के लिए एक रिसेंटली जो सर्वे हुआ है, सर्वे क्या मतलब न्यूज निकल का है, वो भी आप आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो। अगर वहां पे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पे करंट इश्यूज को जोड़ सकते हो, जिससे कि आंसर्स में आप अच्छा अपना व्यू डाल सके। जैसे कि आप बता सकते हो कि जापान में रिसेंटली ये सर्वे हुआ है कि वहां के जितने भी यंगस्टर हैं, वहां की पॉपुलेशन जो है, वहां की जनसंख्या रेट जो बहुत जल्दी से गिर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विश्व में पहला देश होगा जिसकी जनसंख्या कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। आप गूगल भी कर सकते हो, न्यूज मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन है मेरे भाई। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखो, ये मैप है, मैप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है यहाँ पे देखो, ये जो है 1 2 3 क्या कह रहा है, 3 नाम बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप डार्विन दिखोगे। क्या भाई यहाँ पे ये आप डार्विन दिखोगे। दूसरे यहाँ पे क्या है, पर्थ है। क्या भाई यहाँ पे पर्थ है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे जो आप पूछ रहे हो, यहाँ पे ये तो तस्मानिया है, ये तस्मानिया, क्या कहते हैं, तस्मानिया है। ठीक है भाई। सिडनी तस्मानिया के बाद यहाँ पे आपके मेलबर्न होगा, मेलबर्न। ठीक भाई। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये आपके पास क्या होगा, सिडनी। ठीक है, सिडनी। फिर आपके पास क्या होगा, कैनबरा, है ना, कैनबरा। इसी की तरह होता है। आई थिंक या मेलबर्न या इनमें से 1 2 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मे बी, लेकिन ये पक्का फिक्स है। और ये तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे इसमें से दिख रहा है भाई, ये तीसरे नंबर पे एक तो डार्विन है भाई, ठीक है, एक पर्थ है, और इसका नाम तीसरे नंबर का भूल गया भाई क्या था यहाँ पे, लेकिन हाँ तस्मानिया। तो आप इस तरह से मैप भी कर सकते हो। तो मेरे भाई सबसे पहले आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर हमारे क्या था, पहला क्या था कि यहाँ पे पुनर्जागरण की, देखो पुनर्जागरण काल में मानवतावाद एवं यथावाद से क्या अभिप्राय है। ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर है मानवतावाद 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त और अलंकार शस्त्र कविता इतिहास नीति शास्त्र विषय पढ़ते थे। ह्यूमैनिटीज शब्द से कहते हैं, ह्यूमैनिटीज शब्द से बना ऐसे विषय जो धार्मिक न होकर चर्चा और वाद विवाद से विकसित हो। मानव को मानवता होने के नाते सम्मान देना, यथार्थ। ये देखो भाई, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट्स है। मानव को मानवतावाद होने के नाते सम्मान देना, यथार्थ, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक विज्ञान, सौंदर्य की उत्कृष्टि, भगवान की इतावली कला को नया रूप दिखाए जिसे हम यथावाद कहते हैं। तो आप इनको डेफिनेशंस मतलब डिफाइन करके एक अच्छा एग्जांपल भी वहां पे सेट कर सकते हो। उसके बाद में सन्यासन की क्या भूमिका थी। देखो आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, आते हैं, है भाई, ये भी पॉइंट। उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की और चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। सन्यासन का कारगर 3 सिद्धांत था। कौन सा, सनमित मिन चुई। देखो राष्ट्रवाद एवं समाजवादियों को सत्ता से हटाना, समाजवाद लाना जो पूंजी का नियमन करे और भू स्वामित्व बराबरी लाए। सन्यासन के विचार कुमाऊनिज्म के राजनीतिक दर्शन का आधार बने और कपड़ा, खाना, घर और परिवार, मतलब एक तरह से ये जिस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र कंट्री में होता है, सन्यासन कुछ उसी तरीके से चीजों को चाह रहे थे। ठीक है दोस्त। उसके बाद मेरे भाई फ्रांस की क्रांतियों से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये चीजें समझ आ गई। उसके बाद में मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां, ये तो भाई यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला कुशल घुड़सवार था, ध्यान सुनते जाना भाई। तीरंदाजी का सबसे उसके अद्भुत कौशल थे। मौसम की जानकारी थी। घेराबंदी की नीति था। नेपता बमबारी की शुरुआत की। हल्के चल उपकरणों का निर्माण किया। फिर अन्य उपकरण बिंदु भी लिख सकते हो इसके साथ में। ठीक भाई, ये सारी चीजें हैं, आप इसी तरह से आंसर लिख सकते हो। बस आपको क्वेश्चन समझ आ गया और किताब में उठो और फटाफट से टॉपिक लगाना शुरू कर लो। उसके बाद मेरे भाई गोल्ड रश आप जानते हो 1840 में ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो कैलिफोर्निया की जगह, वो सारी चीजें आई थिंक टी शर्ट पे भी कैलिफोर्निया लगा हुआ है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भाई गोल्ड रश, ये मत समझना कि मेरे पास बहुत गोल्ड है भाई, वो गोल्ड रश अलग था। यहाँ पे भी कैलिफोर्निया और वहां पे भी अमेरिका कैलिफोर्निया में पाया गया था। ठीक भाई, सोने के कुछ चिन्ह मिले थे जो कि गोल्ड रश के नाम से जाने जाते। और जानते जहाँ पे व्यापार या जहाँ पे प्रॉफिट की बात हो वहां पे यूरोपियंस कैसे भगते, तो वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा होड़ लगा के भगना शुरू कर दिए। ये सारी चीजें हैं। फिर ये मेसोपोटामिया में मंदिर की जो शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, ये सारी चीजों को बता रहा है किस तरीके से चीजें हैं। तो आपको आंसर्स बुक से निकालनी है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। ये नेमिंग यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है दोस्त,
ये सारी चीजें होने के बाद आपको अगला आता है क्वेश्चन कि रोम साम्राज्य की राजनीतिक संरचना की व्याख्या कीजिए। एक किस्सा है रोम साम्राज्य, यहाँ से आपके मैप भी आएगा, मैप भी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। रोम साम्राज्य की सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण साम्राज्य था, ये भी देखना है। चंगेज खान मंगोल जनजातियों को सामाजिक और सैन्य समूह विभाजित की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। गोल्ड रश अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन क्या था, इसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना मेरे भाई, दास प्रथा का। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पुनर्निर्माण हुआ, ये किसका है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा जाता है। मैंने क्या होता है, जापान पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी की बात करो हर चीज में नंबर 1 था। आप जानते हैं जापान पे कितने बार बम गिरे गए, 2 बार, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए। एक तो यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को वो भी अमेरिका ने गिरा था, फिर एक 9 अगस्त 1945 को एक और गिरने वाला था 15 अगस्त 1945 को, बट ये नहीं गिरा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्री ने ऐसा बोला कि ये गलत चीज है, बहुत सारी चीजें जो भी इनकी पॉलिसी हो, लेकिन 2 बार यहाँ पे इस बम का जो नाम था, इसका लिटिल मैन, क्या नाम था, लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय, और इसका नाम था फैट मैन। ये बम का भी नाम कभी कभी आप उसे लिख सकते हो अच्छे तरीके से। जापान और चीन की आजाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के बिल्कुल अलग रहा है अपना विकसित तौर पे, मतलब आपको जापान की अलग बतानी है, चीन की अलग बतानी है, समझे मेरे भाई। तो अब देखो इन 2 टर्म्स में आ जाए तो आपको आंसर बना के लिखनी है, डन मेरे भाई। उसके बाद में देखो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन समाज की संरचना, लिंग साक्षरता और आर्थिक विकास का वर्णन बता रहे हैं। फिर रोम साम्राज्य के पतन के संभावित कारण, तो एक ये भी क्वेश्चन कर लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं रोम साम्राज्य के, ठीक भाई। फिर मेजी पुनः स्थापना से क्या समझते हैं, एक ये हो गया, आपको लगता है कि मोत्सो तुंग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चीन को आजाद कराने में, ज्यादा मुझे इसका लग नहीं रहा, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको रोम साम्राज्य के पतन के बारे में क्वेश्चन पढ़ना है। अभी अब आ जाओ चैप्टर 5। देखो भाई, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिअंग थे। देखो भाई, कह रहा है मेसोपोटामिया की संस्कृति के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट करना है। पहला आंसर है आपके सामने, 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान थे, जैसे उसे चंद्र देवता के और इन्ना जो प्रेम या युद्ध की देवी कहते थे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, समझे मेरे भाई। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कोई देवी ही नहीं है, समझे मेरे भाई। तो देखो कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवताओं के घर के होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। आराध्य देव संधारित रूप से खेते मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों को पशुधन स्वामी माना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। समय आने पर उपज को उपस्थित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को मंदिर में ही की जाती थी। और आपको पता होना चाहिए यही सारी चीजें जो मंदिर में जो पैसा आता है उसमें एक भी टैक्स नहीं लगता है। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप को बढ़ा दिए और उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र अपितु आर्थिक क्रियाओं का भी केंद्र जुड़े थे, क्योंकि आप जानते हो वहां पे कोई टैक्स लगता नहीं है। समझ आ रहा? अगर आपने यहाँ तक देखा है और मेरे भाई आपने लाइक नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से लाइक कर दो। क्लास 12 भी एकदम धुआं कर देंगे, टेंशन ना लो। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई मेसोपोटामिया में प्रमुख उपलब्धियों को वर्णित करना है। उसके बाद में ये दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। आप जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेसोपोटामिया से कैलकुलेशन की सारी चीजें बाहर निकल के आई थी। चलो मेरे दोस्त अब आगे चलते हैं। अगला रोम साम्राज्य का अंत, पहला टॉपिक आपको यहां से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि रोम साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। इसके 3 टॉपिक, आप 3 पॉइंट है। देखो भाई, बाहरी आक्रमण से हुआ, उत्तर में जर्मन मूल के समूह का आक्रमण हुआ था। ये रोमोत्तर पोस्ट रोमन राज्य की स्थापना हो गई। पूर्वी प्रांतों पर ईरान के संसानियों का आक्रमण हुआ और दास विद्रोह भी हुआ था। आप बड़े यूपीएससी का कभी यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो वहां पे ये मेंस में लिखने के लिए आता है। फिर रोम साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, देखो नियंत्रण तथा प्रशासन सबसे बड़े शहरों द्वारा होता था। ये पॉइंट पता होना चाहिए। सरकार प्रांतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी, ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कर्थेज, सिकंदरिया तथा एटीऑफ सामाजिक
साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। स्थानीय उच्च वर्ग कर वसूली और प्रशासन में सहायक थे। उच्च प्रांतीय वर्ग एक नया संवर्तक वर्ग था। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाया था। तो ये सारी चीजें क्या है, रोम साम्राज्य का प्रशासन था। इस तरीके के प्रशासन थी। अब जानते हो जब कोई चीज गलत होता है किसी भी देश में तो वो तो सरकार हटी जाती है। समझे मेरे भाई? उस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। रोम साम्राज्य की तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम साम्राज्य के शहरी जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी? रोम साम्राज्य में दास की स्थिति क्या थी? रोम साम्राज्य विभिन्न भागों में साक्षरता दर कैसा था? और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोम साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? इस तरह के क्वेश्चंस आपके 100% आते हैं, चाहे वो केस बेस ही हो या आपके वहां पे शॉर्ट क्वेश्चंस हो। समझे भाई? तो इस तरह क्वेश्चन समझ आ गया। अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने आता है, रोम साम्राज्य अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन कौन से थे? मतलब रोम साम्राज्य को एक आधुनिक स्तर पे अर्थव्यवस्था किस तरीके से लेकर आया, तो वो चीजें सबसे पहला देखो भाई। रोम साम्राज्य को आधुनिक अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने का अभिलक्षण पहला था, रोम साम्राज्य उच्च वर्ग से वो कर वसूली करते थे। प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता, संप्रदाय वर्ग, एकल परिवार, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फिर महिलाओं की स्थिति अच्छी, सांस्कृतिक विविधता था, साक्षरता था, शहरी जीवन था। ये एक रीजन था कि रोम समाज में अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने के अभिलक्षण थे ये सारी चीजें। फिर दूसरा, अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था थी। ये जो कह रहे कंटेनरों का प्रयोग एम्फोरा और डेल 20 करते थे। निर्यात वस्तु को उत्पाद करते थे, जल शक्ति को प्रयोग करते थे, औद्योगिक पैमाने पर खानों की खनिज निकालना, संगठित व्यापार थे, बैंकिंग व्यवस्था थे और धन व्यवस्था का प्रयोग करते थे। ये एक रीजन था कि भाई रोम एम्पायर इतना आगे सामाजिक और अपने आर्थिक तौर पे आधुनिक हो पाए थे, क्योंकि किसी भी देश में एक बैलेंस रखेगा हर चीज में, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं पे भी हो तो वो देश आगे बढ़ेगा। समझे मेरे भाई? यहाँ पे लाइक ठोक दो मेरे भाई एक। उसके बाद में मेरे भाई अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां क्या थी? सबसे पहला उसमें कुशल घुड़सवार थे, ये तीरंदाजी का अद्भुत कौशल थे, सतर्क एवं अनुशासित सैन्य थे, घेराबंदी यंत्र थे, नेपथा बमबारी करते थे, अभिनव हल्के चल उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये सारी इनकी उपलब्धियां हैं, ये आपके पेपर में आएगा। तो चंगेज खान से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे और क्वेश्चन हूबहू ऐसा बनेगा, आज लिख लो मेरे भाई। समझे? फिर आते हैं यहाँ पे मंगोलों के पतन के मूल्य कारण क्या थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंगोल का पतन क्यों हो गया? आप जानते हो ना क्यों हुआ? भाई पूरा छाप देना पेपर में। पहला पॉइंट, उनकी संख्या बहुत कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व आपसी सभ्यता की वर्जित देशों की सभ्यता में मिलाना। फिर मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाना जाना, तो ये भी पॉइंट था। चंगेज खान की उपलब्धियां देखो ये है, मंगोलों का संगठित करना था, काबिलाई लड़ाई और चीनी शोषण का मुक्ति दिलाना, ये सारी चीजें था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र और राष्ट्र, ये भी पॉइंट लिख देना यहाँ पे भाई। अब जो है मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा आराध्य शक्ति के रूप में माना है। तो इसी भी पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस क्या बन सकता है। क्वेश्चंस ये बनेगा, मंगोलों की सैनिक प्रबंधन पद्धति क्या थी? चंगेज खान की हरारा पद्धति क्या थी? ये क्वेश्चन 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। मंगोलों की सामाजिक स्थिति का उल्लेख करना है। चंगेज खान एक महान शासक था, इसके क्या कारण थे? पूरा कहानी आप पूरा छाप देना, ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे और बनते हुए आए हैं। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। पहला, कौशल घुड़सवार, पहला टॉपिक। तीरंदाजी, ये दूसरा। मौसम की जानकारी रखते थे, घेराबंदी नीति थे, नेपथा बमबारी करते थे और हल्के चल उपकरणों का निर्माण करते थे। ये आपके चंगेज खान के टॉपिक हो गए हैं। समझे दोस्त? मैप की, अगर आपको मैप की कंप्लीट वीडियो चाहिए जो कि पूरे 10 नंबर आपको ला के दे तो भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। समझे मेरे भाई? चलो दूसरा, मंगोल समाज के पतन के कारण क्या क्या थे? देखो, मंगोल समाज के पतन का पहला कारण था उनकी संख्या बहुत कम थी, वे अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध आपसी सभ्यता को वर्जित देशों की सभ्यता में मिलाना चाहते थे और कुछ दूसरे धर्म को अपनाना चाहते थे, अपना लिया था। ये इनके मेन डाउनफॉल के कारण थे।
पांचवा आपके पास ये पांचवें चैप्टर से बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा से यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। रेनेसांस, पूर्ण जागरण, आप जानते हो किसी चीज का द्वारा जब उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण जागरण कहते हैं। तो समझे मेरे भाई, इस पे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ये पक्की बात है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा 4 चैप्टर तक, और जो मैंने इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बस अगर आप उतना भी करते हो तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। बस ध्यान से सुनना है कि बस पेपर आप पूरा लिख के आना, क्योंकि भाई देखो इतना लंबा समय भी मिला हिस्ट्री में और आप अच्छा अटेम्प्ट भी नहीं करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं। बस नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और भाई इसका मार्किंग से ब्लूप्रिंट मैं पहले भी बता चुका हूँ, नई पार्ट की थोड़ा सा वेट करना आ जाएगा, क्योंकि जानते हो क्लास 12 का भी इंग्लिश का एग्जाम है, 10th का भी 10 को ही एग्जाम है उसका कहते हैं मैथ्स का। तो मेरे भाई इसलिए थोड़ा सा समय नहीं हो पाया। बट भाई इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त में शेयर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।